नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये डेट याद हो। आप सभी लोग जानते होंगे कि 15 जनवरी की डेट को आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर जारी कर दिए थे और इस कैलेंडर में साफ साफ ये मेंशन किया था कि जो ग्रामीण बैंक और आईबीपीएस का एग्जाम होगा उसको किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जाम की बात की जा रही है, यानी कि ग्रामीण बैंक का ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क और पीओ के लेवल का जो एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स के एग्जाम 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त को किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आईबीपीएस अपना एक नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर देगा ग्रामीण बैंक के रिगार्डिंग। अब बात आती है कि सर ये बताएं कि ये कैलेंडर तो हम लोग पिछले 4 महीने 5 महीने से देख रहे हैं और लगभग लगभग सभी को तारीख भी याद हो गई। अब सर मुझे ये बताएं कि इस डेट के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास जितना समय है उसको हम लोग किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है कि यहाँ पे वन नाइट स्टडी तो चलेगा नहीं। सबसे पहली बात, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और किसी भी तरीके से मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि पागलों की तरह और गधों की तरह तैयारी करते चलो। यहाँ पे आपको तैयारी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्मार्टली तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामीण बैंक के बारे में समझ लाते हैं कि ग्रामीण बैंक में किस तरीके से और किस प्रोसेस के साथ आगे एग्जाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आपको मालूम है कि आने वाले साल में यानी कि 2024-2025 में वैकेंसीज बम्पर आने वाली है। ठीक है, बम्पर आए या ना आए, लेकिन एक बात तो ये है ना कि एक वैकेंसी आपके लिए फिक्स है। अगर आपने ये सोचा है कि आपके लाखों वैकेंसीज आ जाएं और हम तैयारी करें और उसमें हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये स्ट्रेटजी लेके चलोगे तो आपके पास 2 लाख की भी वैकेंसी आ जाएगी ना, तो भी आप नहीं कर पाओगे। अब बस आपको ये मानना है कि आपको एक सीट चाहिए और उस पर पूरी जी जान लगा देना है। अब वो सीट आपकी है, किसी और की नहीं है, ये आपको मान के चलना है और यही एटीट्यूड और यही अप्रोच लेकर आगे बढ़ते रहना है। अब बात आती है कि सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी बहुत कम नंबर आ रहे हैं। इसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मॉक टेस्ट में हम लोग कैसे मार्क्स इंक्रीज करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेट तो याद कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में लगभग लगभग 27,460 वैकेंसीज आई थी, इससे भी ज्यादा वैकेंसी थी इसमें कि बैकडोर्स में बैकलॉग वैकेंसीज भी थी। तो लगभग लगभग 28,000 के आसपास वैकेंसीज पहुंच चुकी थी और हर साल लगभग लगभग 20-25 हजार वैकेंसी आती रहती है। अब आप लोगों को यह तय करना है कि आप लोगों को एक सीट लेना है किसी भी बैंक में और बैंक की एग्जाम की तैयारी करनी है। लगभग लगभग क्या किए जाते हैं, एसबीआई क्लर्क में भी 8,000 वैकेंसी आई, एसबीआई पीओ में भी 2,000 वैकेंसी आई, आईबीपीएस क्लर्क में भी 5,000 वैकेंसी आई, आईबीपीएस पीओ में भी 3,000 वैकेंसी आई। आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ को मिला के लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। अब इस 8,000 वैकेंसी में आज मतलब अगर देखा जाए तो इस बार नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी यही लगभग रिपीटिशन देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि सर अब हम लोग की जो तैयारी हो रही है ना वो किस लेवल पे हो रही है, कैसे हम लोग एनालिसिस करें। तो सबसे पहले बच्चे आप लोगों को बता दें कि कई बार बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देते हैं और कई बार रिपीटर्स भी होते हैं। अब यहाँ पे 2 पार्ट आते हैं, जो रिपीटर्स हैं और जो फर्स्ट टाइम या फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो आप जब पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपका क्या होगा कि जोश हाई रहेगा, 100% कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और ये एक अच्छी बात है। जब तक कॉन्फिडेंस और जोश हाई रखेंगे तब तक आपके निकलने की पॉसिबिलिटीज या क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटीज 100% बनी रहेगी। तो इसमें सबसे पहले शर्त जो आती है वो शर्त ये है कि पहली बार में एग्जाम कैसे निकाले। एक बात तो तय है ना कि आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। जी हाँ, हर एक एग्जाम की हर एक पैटर्न को मालूम होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सिलेबस अभी जानने का अगर नहीं जान रहे हैं और अभी भी नए तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं भाई अब हम आगे एग्जाम देंगे और सिलेबस नहीं मालूम है, तो भाई नहीं हो पाएगा। सीधी सीधी सी बात है, आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए, सिलेबस मालूम होना चाहिए। चलो
एक बात यह है कि सिलेबस और पैटर्न हमको पता चल गया। अब आगे क्या, सिलेबस और पैटर्न पता चल जाने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जैसे जैसे सिलेबस होता चल रहा है वैसे वैसे आप अपने सिलेबस को एक दिशा देता शुरू कीजिए, एक डायरेक्शन देना शुरू कीजिए। डायरेक्शन कैसे देंगे भाई, आप अपने जो भी एक कोर टॉपिक हो रहा है उस कोर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाने शुरू कर दीजिए। जितने भी कोर टॉपिक आपने कंप्लीट करते चले गए, जैसे मान लीजिए मैथ्स की बात करते हैं, अगर मैथ्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को भी लगा लेना चाहिए था, डाटा सफिशिएंसी के रिलेटेड क्वेश्चन को भी लगा लेना चाहिए, और जो आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको भी लगा लेना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस या जितने भी आपके टॉपिक कवर होते चल रहे हैं उससे रिलेटेड पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को लगाना शुरू कीजिए। ऐसे क्या होगा कि आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और जब भी आपके पास बल्क में एक मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको तुरंत लगा सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। अब बात आती है कि कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। कई बार कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन बच्चे ये निकालते हैं कि लगातार डेली 12-12 घंटे पढ़ते रहो, यही कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी में बेटा सबसे पहले आपको ये बता दें कि 12 घंटा पढ़ना कंसिस्टेंसी नहीं कहलाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जब भी आप पढ़ाई करें और आप अपने पास स्टॉप वॉच रखें और स्टॉप वॉच रखते हुए अपनी तैयारी को करें। ऐसा ना हो कि बस किताब खुला हुआ है और उस किताब खुले होते हुए आप बस तैयारी करते चल रहे। स्टॉप वॉच रखे रहिए और जैसे ही आप ब्रेक ले रहे हैं अपना स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए। ये एक सबसे बेहतर तरीका माना जाता है, यानी कि अपने आप को सेल्फ स्टडीज के रूप में भी दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी इस वक्त मूल मंत्र है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का मूल मंत्र सेल्फ स्टडीज है। और ये इधर उधर की बकवास वाली वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। कंसिस्टेंसी इन द सेंस आप दिन में कितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो आपको प्री वाला देना ही चाहिए, और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना ही चाहिए। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप गलतियां भी करते होंगे, उस गलतियों को देखें कि आप गलतियां कहां पे कर रहे हैं और उसको सुधारने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि जब दोबारा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और वही गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी गलतियां जो होंगी ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता चला जाएगा। अब कंसिस्टेंसी की दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि आप लगातार पढ़ाई करें लेकिन बीच में ब्रेक भी लें। ब्रेक लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप बीच में उठें और थोड़ा बहुत अपने आप को क्या कहते हैं रिबूट करने का प्रयास करें। हफ्ते में एक दिन कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपको एक एनर्जी भी मिले। मेडिटेशन सेंटर जा सकते हैं या फिर आप अपने आप को रिबूट भी कर सकते हैं, कुछ जिम वगैरह वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए। इस तरीके से क्या होगा कि आपको रिबूटिंग करने का समय मिलेगा और एक ब्रेक अच्छा खासा मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप लगातार 12 घंटे पढ़ते रहे और एट लास्ट क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी गिरती चली जाएगी। अब आपको अपनी एफिशिएंसी गिराना है या फिर उठाना है, ये आपको खुद से तय करना है। आपकी एफिशिएंसी तभी उठ सकती है जब आप बीच में ब्रेक लेंगे, और बीच में ब्रेक लेते हुए अपने क्वेश्चन के अपने चीजों को देखते रहिए और एक एज एंटरटेनमेंट के तौर पे एड्यूटेनमेंट भी कीजिए। बीच बीच में चीजें आप रिकॉल भी करते रहिए और साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करते रहिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एक बात याद रखिएगा कि अपने सिलेबस को कवर कीजिए, कोर टॉपिक को कवर कीजिए, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में देना शुरू कर दीजिए, और साथ ही साथ एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी यानी कि सिलेक्शन का मतलब ही ये होता है प्रैक्टिस इक्वल टू प्रैक्टिस प्लस एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी के साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये आपके एक छोटी छोटी गाइडेंस है जो आपको याद करने हैं।
और इस तरीके के आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो रिपीटर्स है या जो दूसरे या तीसरी बार एग्जाम देने जा रहे हैं ग्रामीण बैंक का, वो कैसे करें? ऑब्वियस सी बात है, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को शार्प बनाते रहिए और तभी आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब अगर आपको कोई बरगला रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ी गलत जानकारी दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप उनसे तेज हो, लेकिन जो आपको बरगला रहा है या फिर जो आपको अंधेरे में रख रहा है और जो आपको ये कह रहा है कि भाई दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। तो ये एक तो पॉइंट था, ये मेरा सजेशन था कि आप सभी लोग अपने आप को एक कंसिस्टेंसी के रूप में बनाना शुरू करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किसी भी सिलेबस को या किसी भी सब्जेक्ट को इतना समय दें कि अगर एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ने में वक्त मत जाया कीजिएगा। दूसरा, क्वेश्चंस को समझना शुरू कीजिए। कोई भी एमसीक्यूज आ रहा है या भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ जैसे कि गणित के या मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो कि लंबे लंबे पजल्स वाले होते हैं या बड़े डीआई होते हैं, तो उनको टैकल करना शुरू कीजिए और उनको पहचानना शुरू कीजिए कि कौन से डीआई, कौन सी डेटा सफिशिएंसी, कौन से पजल्स को आपको लगाने हैं और कौन से डेटा पजल्स को नहीं लगाने। क्योंकि सबसे बड़ा मूल मंत्र ये होता है कि जिस भी एस्पिरेंट्स को ये पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए और कौन से क्वेश्चन टाइम टू टाइम लगाने चाहिए, वो मतलब अपने पूरे एग्जाम की आधी लड़ाई जीत जाता है। लेकिन अगर आपने ईगो कर लिया, ईगो को अपने किनारे करना पड़ेगा और ईगो को चप्पल के नीचे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ईगो किया कि नहीं भाई मैंने पूरे साल भर में मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बहुत छक्के के लगाए हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लगा के ही रहेंगे, तब आप समझ जाइए कि आप ईगो में फंस चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा माया जाल होता है और इस माया जाल से निकलने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आप प्रैक्टिस के जरिए अपने आप की एफिशिएंसी को समझे, अपने आप की कैपेबिलिटी को समझे। जब तक आप अपनी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी को नहीं समझेंगे तो आप ईगो के चक्कर में फंस जाएंगे और वहीं पे आप अपना वक्त जाया करते चलेंगे। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होता है कि आप अपने एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे कर रहे हैं, हर एक सवाल पे, हर एक क्वेश्चन को टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि कई बच्चों का टाइम निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन कब आया और क्वेश्चन कब चला गया। कुछ लोगों तो क्वेश्चन पता भी नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। यही आपका सबसे बड़ा टाइम बचाएगा और यही आपका बड़ा एक कहते हैं ना कि पावर बना रहेगा। और ऐसे पावर को बनाने के लिए भाई सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे सक्सेस कर पाएंगे। अब आती है कि सर समय कम है और इस समय में क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 2 महीना हार्डली बचा हुआ है, 60 दिन बचे हुए हैं। और इस 60 दिन में हम कैसे तैयारी करें जिससे कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। और सर किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मैं तो शुरुआत से बताता चला रहा हूं कि भाई अभी आपको मेंस की तैयारी शुरू से करते चले आनी चाहिए। अगर आपको ये बता रहा है कि पिछले 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफी भरा स्टेटमेंट देता है। तो आपको कोई ये कह नहीं सकता कि आप ये पर्टिकुलर इतने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो और आपका हो जाएगा। हाँ, ये कह सकता है कि भाई आप एक काउंटडाउन शुरू करो और उस काउंटडाउन में उल्टे क्रम में पढ़ना शुरू करो जिससे कि आपकी मैक्सिमम स्कोर आ सके। लेकिन आप वहां पे कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं लेकिन अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। आइए देखते हैं सबसे पहले आईबीपीएस ग्रामीण बैंक और आईबीपीएस क्या कहते हैं स्केल में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अगर हम लोग का रीजनिंग तैयार हो गया है तो रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से, रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके फेवरेट टॉपिक कौन से हैं रीजनिंग में और वही आपको कौन से लगाने चाहिए। कई बार बड़ा उलझन सी होती है कि रीजनिंग लगाएं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लगाएं।
क्योंकि जब आपका प्री एग्जाम्स होता है तो प्री एग्जाम्स में ग्रामीण बैंक की प्री एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ आता है। अब और रीजनिंग और मैथ अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं एक डाउट तो होगा ही होगा कि हम सबसे पहले मैथ लगाएं या रीजनिंग लगाएं। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जिस पे कॉन्फिडेंट हो, आप जितना जल्दी अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को उठाएं। कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और वो स्कोरिंग सब्जेक्ट मेंस में पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस। और ये कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस अगर देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे 40 और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी में, 40 नंबर 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 क्वेश्चन के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। अभी अगर हम लोग ग्रामीण बैंक के क्लर्क और पीओ का पैटर्न देखें तो इसमें आपको 45 मिनट्स मिलता है और इस 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और 40 क्वेश्चन मैथ में, 40 क्वेश्चन रीजनिंग में। अब आपको ये तय करना है कि प्री में हम किस तरीके से पहले अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, अब ऐसा नहीं है कि प्री देने के बाद सांस लेकर ठंडे बस्ते में बैठ गए। अब ये भी नहीं करना है कि हमको मेंस का रिजल्ट का इंतजार करना है। तो जब तक मेंस का रिजल्ट आता है तब तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय बचता है। तो अभी आपको ये तय करना है कि जब आपका प्री कॉन्फिडेंटली जब आप एग्जाम देकर आते हो और ये आप कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, तो आप तुरंत मेंस के लिए भी तैयारी शुरू कर देते हो। हालांकि मेंस की तैयारी आपको शुरू से ही कर लेनी चाहिए थी। अब तो चूंकि समय भी थोड़ा सा कम रह गया है तो अब तो हम यही कहेंगे कि अब सीधे सीधे बैक टू बैक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। रोज डेली कम से कम एक प्री का मॉक टेस्ट लगाइए ही लगाइए और उसका एनालिसिस जरूर कीजिए। तो जब आप डेली मॉक टेस्ट, प्री का मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं तो इस तरीके से आप एक मॉक टेस्ट देते देते आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है और आप इतने अच्छे मतलब फिनिशर हो जाते हैं कि आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि आप क्या कहते हैं कौन से टॉपिक को छोड़ सकते हो, कौन से टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात आती है कि मेंस के एग्जाम की तैयारी कैसे करें और मेंस के एग्जाम में हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग के पेपर, जनरल अवेयरनेस के पेपर, न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज, इसको बराबर बराबर से वक्त देना शुरू कीजिए। आपके दो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, एक तो जनरल अवेयरनेस के और एक तो कंप्यूटर के। कम समय में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने डेडिकेटली पढ़ाई कर ली तो। अगर आपने ये सोचा कि हम 1 महीने 2 महीने में पढ़ने के बाद हम इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक अल्ट्रा ऑर्डिनेंस या एक अल्ट्रा कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा लेवल का आपका कुछ दिमाग है तब तो आप उसको पिकअप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यही बात आप लोगों को पीओ के लिए और यही बात आप लोगों को क्लर्क के लिए की जा रही है। अगर हम लोग पिछले कुछ सेशन में कट ऑफ की बात करें तो देखो जरा देखो यहाँ पे 40 में से मात्र अगर देखा जाए तो 14.5 नंबर आ रहा है यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। 40 में से ये अगर देखा जाए मैक्सिमम मार्क्स, चूंकि यहाँ पे 20 नंबर का मार्क्स होता है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद 6 नंबर कट ऑफ बनाया गया। जनरल अवेयरनेस के जो 40 में से जो कट ऑफ बनाया गया 4.5 बनाए गए और इंग्लिश में से 40 में से 11.5 और हिंदी में से 40 में से 8.5 और मैथ में से 4.25। अब आप ये देखिए कि जो कट ऑफ बनाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो आपको लग रहे होंगे कि यार इतने कम कट ऑफ जा रहे हैं। कट ऑफ एक्चुअली देखो, सबसे बड़ी बात जो जो भीड़ तंत्र है ना, वो भीड़ तंत्र छट जाता है प्री में ही। अब जब मेंस में जो बच्चे आते हैं वो मेंस में इसलिए बच्चे जो पहुंच पाते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से रमे होते हैं, या इक्का दुक्का जो तुक्का से पहुंच जाते हैं वो, तो तुक्के वाले तो क्वालिफाई नहीं कर पाते, एकदम साफ साफ बात। ठीक है, तुक्के वाले बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो बम्पर वैकेंसी आ रही है बच्चे, आप सभी लोग तैयारी में जुट जाइए। यही मेरा एक अच्छा खासा सजेशन होगा, गाइडेंस होगा
कि अभी आप लोग मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस वैकेंसीज में बहुत अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के सामने। टाइम की अपॉर्चुनिटीज है, उस टाइम की अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ एक सिलेक्शन लेना शुरू कर दीजिए। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज के गाइडेंस में आपको, आज के सजेशंस को आप अडॉप्ट करेंगे और आप अपनी तैयारी में एक नया गाइड करेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।